भारी मन से फ़ोन रख करके मैं सोफ़े पर ही निढाल सी लेट गई। मम्मी का फ़ोन था। आजकल मम्मी से बात कर मेरा सिर भारी होने लगा था। मन करता है फ़ोन ही ना उठाऊँ। मम्मी का ही क्यों, सुजीत भैया, ललिता दीदी, किसी से बात करने का मन ही नहीं होता। मन ही मन कलपती घूमती रहती हूँ इधर से उधर। अजय मेरे मन की परेशानी समझते हैं। हमारे दोनों बच्चे अदिति और ईशान बड़े हो रहे हैं। वे दोनों भी मुझसे बहलाने की कोशिश तो करते हैं, पर मेरे मन की ये उदासी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है। कई बार सोचती हूँ अगर मैं भी मम्मी दीदी और भैया की तरह मुंहफट रूखे स्वभाव वाली कुछ पत्थर दिल इंसान होती तो शायद मैं इन बातों पर दुखी ना रहती जो बातें साल भर से मुझे उदास कर रही है। काश पापा होते। मैं 13 साल की थी जब वे नहीं रहे। वे शिक्षक थे। मम्मी भी शिक्षिका थी। कुछ दिन पहले रिटायर हुई थी। दीदी दिल्ली में अपने बेटे बहू के साथ खुश और व्यस्त है। मम्मी, सुजीत भैया और सपना भाभी, उनके दोनों बेटे इंदौर में जिस घर में रहते हैं, मेरा जन्म वहीं हुआ था। मैं यहाँ मुंबई में अपने परिवार में हंसी खुशी ही जी रही थी। पर मेरी दिन रात की परेशानी का सिलसिला तब शुरू हुआ जब कुछ दिन पहले मम्मी का फ़ोन आया। कह रही थी अब बहुत हो गया। सुजीत और सपना का इलाज मैं करके रहूंगी। सपना को क्या लगता है मेरे साथ बुरा व्यवहार करके इस घर की मालकिन बन जाएगी? ये घर इतनी आसानी से नहीं मिलेगा उसे। मैंने कहा था, पर इतना गुस्सा होने की क्या बात है मम्मी? छोटे मोटे झगड़े तो हर घर में चलते ही रहते हैं। मुझे कुछ नहीं पता। मैं उनका ऐसा इलाज करूंगी कि याद रखेंगे पति पत्नी। मैंने उन्हें हंसाने की कोशिश की थी। पति पत्नी? मम्मी, वे आपके बेटे बहू हैं। पर मम्मी को मेरी बात समझ ही कहाँ आई है कभी। उनकी नज़र में मैं हमेशा से इमोशनल फूल हूँ पापा की तरफ। हो सकता है मम्मी सच कहती है। मुझे उनका ये कहना कभी बुरा नहीं लगा। उल्टा मुझे हमेशा खुशी होती है कि मैं अपने स्वर्गीय पापा की तरह भावुक, शांत और अपने काम से काम रखने वाले इंसान हूँ। मम्मी के फ़ोन के बाद सुजीत भैया का फ़ोन आया था। सुनिधि, माँ को पता नहीं कितना घमंड है इस घर का। उनके तानों से दुखी हो गया हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, उनकी बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए। आखिर माँ है हमारी। क्या माँ ऐसी होती हैं? सुनिधि हर समय गुस्सा, कलह और ताने सुनाने के मूड में रहती हैं। माँ बेटे का झगड़ा दीदी के पास भी पहुंचा तो उन्होंने भी दोनों को काफ़ी समझाया था और आखिर में आपसी झगड़े और तू मैं से घर के आंगन के बीच में दीवार खड़ी हो गई, जो उस घर में नहीं मेरे दिल पर एक बोझ की तरह बनी। डोरबेल बजी तो मैं वर्तमान में लौटी। अजय ऑफिस से आ गए थे। आते ही उतरा चेहरा देखकर बोले, क्या हुआ, फिर कोई फ़ोन आ गया मायके से? मुझे हंसी आ गई। बहुत अच्छे, कैसे पता चला? अरे मेरी बीवी को मायके की पंचायत के अलावा और दुख ही क्या है। सच सुनिधि, किसी घर में मैंने इस तरह की बातें नहीं सुनी। बड़ा अजीब लगता है। मैंने सिर हिलाते हुए उनके लिए चाय बनाने किचन की तरफ बढ़ गई। अजय ठीक ही तो कह रहे हैं, उन्हें तो अजीब लगता ही होगा। मेरे ससुराल में तो जब तक सास ससुर जीवित रहे शांति और प्यार ही रहा सबके बीच। अब भी देवर और नंदों से हमारे संबंध अच्छे हैं। मायके से ज़्यादा अपनापन, प्यार और शांति मुझे ससुराल में मिली है। कोई सुनेगा तो उसे भरोसा नहीं होगा, पर सच यही है। अजय फ्रेश होकर किचन में आ ही गए। क्या सोच रही हो? कुछ नहीं। क्या बात हुई मम्मी से? बस वही जिद की घर के हिस्से कर दूंगी तो पता चलेगा सुजीत को। क्या? चौंके अजय। अब तो दीवार है ना बीच में, अब क्या हिस्से की बात? मम्मी कह रही थी कि दीवार खड़ी होने के बाद भी उन्हें शांति नहीं मिल रही है। अब वे अपना हिस्सा बेचकर कहीं और रहने चली जाएंगी। ओह नो, ये क्या क्या होता रहता है वहाँ। इतने में मेरा मोबाइल बज उठा। ललिता दीदी का फ़ोन था। अजय की तरफ देखा तो उन्होंने कंधे उचका दिए। दीदी कह रही थी, सुनिधि, मम्मी का फ़ोन आया था। मैंने मम्मी से साफ साफ कह दिया है कि घर बिकेगा तो एक हिस्सा मेरा भी होगा। मैं बुरी तरह हैरान हुई। क्या दीदी, ऐसा कहा आपने? तो क्यों ना कहूँ,
कानून है ये, तेरा भी है चौथा हिस्सा, छोड़ना मत, ये अधिकार है हमारा, ललिता दीदी ने कहा। मेरी तो बोलती बंद हो गई। ये तो मैं सोच भी नहीं सकती थी। मैं हाँ हूँ करती रह गई। अजय को बताया तो वे मुस्कुरा दिए। कई बार सोचकर हंसी आती है, कहाँ तुम्हारे मायके वाले, इतनी अलग कैसे हो तुम उन सब से। मैं कुछ नहीं बोली। अजय अक्सर ये कहते हैं। बच्चे भी आ गए तो मैं व्यस्त हो गई। उनकी बातें, घर के काम, फिर चारों ने डिनर किया। फिर हम दोनों रोज की तरह थोड़ा घूम टहल कर आए। सोने की तैयारी करने लगे तो सुजीत भैया का फ़ोन आ गया। मैंने सिर पकड़ लिया। इस समय वहाँ किसी से बात करने का मेरा मन नहीं था। मेरा यह समय अजय के लिए था। फ़ोन उठाते ही सुजीत भैया की झुंझलाहट शुरू हो गई। सुनिधि, ललिता दीदी का फ़ोन आया था, कह रही थी कि घर में उनका भी हिस्सा है। बता सुनिधि, क्या कमी है उन्हें? दीदी कितनी लालची हैं। मम्मी को समझाने की जगह उन्होंने अपने हिस्से की बात शुरू कर दी। तू क्या कहती है? भैया मैं क्या कहूँ, आप सब मुझसे बड़े हैं। मैं ये सब सोचना ही नहीं चाहती। बस यही चाहती हूँ वहाँ प्यार और शांति हो। भैया ने रूखे स्वर में कहा। शांति? और यहाँ हम लोगों में से किसी के मरने की बात ही होगी यहाँ शांति? मेरी आंखें भर आई। भरे गले से यही निकला, ये कैसी बात कर रहे हैं आप? क्या शांति से रहना इतना कठिन काम है दुनिया में? बस तू मुझे यह बता, तुझे भी चाहिए अपना हिस्सा? भैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। पक्का? हाँ भैया। ठीक है, अब देखता हूँ मम्मी चौथे हिस्से का क्या करेगी। मैंने अपना सिर पकड़ लिया और मेरे फ़ोन रखते ही जैसे ही अजय ने मेरे सिर पर हाथ रखा, मैं सिसक पड़ी। मैं नहीं चाहती मेरे मायके की कड़वाहट का असर मेरी गृहस्थी पर हो, पर ना चाहते हुए भी जाने अनजाने मेरे खराब मूड से घर में एक उदासी पसर ही जाती है। और अब तो रात में आने वाले ये फ़ोन हमारे बेडरूम में अजीब सा सन्नाटा फैलाने लगे हैं। वह तो अजय बहुत अच्छे इंसान हैं, पत्नी की मनोदशा समझते हैं, हंसी मजाक कर मूड हल्का कर ही देते हैं। अब यही सिलसिला शुरू हो गया था। मम्मी फ़ोन पर कहती, तुझे तो मेरा साथ देना चाहिए। सुजीत से मत कहना तुझे हिस्सा नहीं चाहिए, इससे मेरा केस कमज़ोर होगा। मैं चौंकी। केस? हाँ, लॉयर से बात कर रही हूँ आजकल, मम्मी ने कहा। क्या मम्मी, किन चक्करों में पड़ रही हैं? आराम से रहो ना, ये आपकी कोर्ट कचहरी करने की उम्र नहीं है। तू मुझे सलाह देने की कोशिश मत कर। सुजीत और सपना की अकड़ निकालनी है मुझे। दीदी फ़ोन करती। माँ बेटे बहुत चालाक हैं। हम हिस्सा नहीं लेंगी तो मज़े से दोनों आधा आधा बांट लेंगे। तो क्या हुआ, बांटने दो, हमें क्या करना है? मैं परेशान होकर कहती। ऐसे कैसे बांट लेंगे? हमारा भी हिस्सा है घर में, और तुम्हें ज़्यादा दानी बनने की ज़रूरत नहीं है। तुझे मेरा साथ देना है। सुजीत भैया फ़ोन पर कभी सख्त कभी नरम स्वर में कहते, तू मम्मी से कह दे, तू मुझे अपना हिस्सा देगी। मुझे पता है तू मेरा साथ देगी। दिन रात मैं घर के काम छोड़ छाड़ कर इन बातों को सुनने में अपनी सारी ऊर्जा और समय बर्बाद कर रही थी। मैं कभी कहीं बाहर होती, बाजार में किसी के घर या घर पर ही कोई ज़रूरी काम कर रही होती, तो मेरे फ़ोन पर इन तीनों के फ़ोन आते। उठाना भी पड़ता, मोबाइल कब तक नहीं उठाती। तीनों जब चौथे हिस्से की बात कर रहे होते तो मुझे कभी आंगन में लगा अमरूद का पेड़ याद आ रहा होता, जिसके नीचे पता नहीं कितनी बार सहेलियों के साथ घर घर खेला था। कभी छत पर जाने वाली सीढ़ियाँ याद आती, जिन पर बैठकर मैंने गर्मियों की दोपहरी में पढ़ाई की। कभी बरामदे का वो कोना याद आता जहाँ लूडो की महफिलें जमती थी। कभी पापा के स्टडी रूम की वह चेयर याद आती जिस पर बैठकर उन्होंने मुझे पढ़ाया था। पता नहीं अपने मायके की, अपने अधूरे से बचपन की कितनी बातों को याद कर आंखें भीगती। मेरे ऊपर रात दिन चौथे हिस्से को अपनी तरफ करने का दबाव बनाया जा रहा था। कई दिनों से यही चल रहा था। मैं अपने इतने प्यारे रिश्तों को आपसी कलह से मानसिक रूप से बुरी तरह थक चुकी थी। एक रात मैं करवटें ही बदलती रही। मैं बहुत बेचैन थी। अगले दिन रविवार था। मैं थकी सी सुबह उठकर नाश्ता बना रही थी। अजय और बच्चे डाइनिंग टेबल पर मेरा इंतज़ार कर रहे थे कि मम्मी का फ़ोन आ गया। मैंने नोट किया कि बच्चों का मुंह लटक गया।
अजय भी बहुत सीरियस से लगे। मेरे फ़ोन उठाते ही मम्मी शुरू हो गई। कल लॉयर से बात हुई मेरी। मेरा मन कड़वाहट से भर गया। ना कभी कोई मेरे हाल चाल पूछता है आजकल, ना सुजीत और बच्चों के बारे में। आजकल बातचीत की शुरुआत ही लॉयर, घर और हिस्से से होने लगी है। आज कुछ बुरी तरह चुभा था मुझे। मम्मी कहती जा रही थी, पेपर पर साइन करने तुझे आना पड़ेगा। और मैं पहली बार कुछ सख्त लहजे में बोल ही पड़ी, नहीं मम्मी, मैं कोई साइन करने नहीं आऊँगी। मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे हिस्से का जो आप तीनों को करना है कर ले। कोई मुझे चौथे हिस्से के लिए फ़ोन ना करे। मेरे हिस्से का जो सुख मुझे यहाँ अपने घर परिवार में मिल रहा है, मैं उसी में खुश हूँ। मैं इन बातों से थक गई हूँ मम्मी, कहकर मैंने फ़ोन ही स्विच ऑफ कर दिया। मैंने अजय और बच्चों पर नज़र डाली। मेरे साथ साथ तीनों ने जैसे चैन की सांस ली थी। दोस्तों, हमारी आज की दूसरी कहानी है ममता। आखिर इसमें बुराई क्या है पापा जी? राजीव ने विनीत भाव से बात को आगे बढ़ाया। पूछते हो बुराई क्या है? अरे तुम्हारा तो यह निर्णय ही बेहुदा है। हॉस्पिटलों के दरवाजे क्या बंद हो गए हैं जो तुमने अनाथ आश्रम का रुख कर लिया? और मैं तो कहता हूँ कि यदि इलाज कराने से डॉक्टर हार जाए तब भी अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेना किसी भी नज़रिए से जायज़ नहीं है। ना जाने किस किस के पापों का नतीजे पलते हैं वहाँ पर, जिनकी ना जाति का पता ना कुल का। पिताजी, ये आप क्या कह रहे हैं? आपने तो हमेशा मुझे दया का पाठ पढ़ाया, परोपकार की सीख दी, और फिर बच्चे किसी के पाप में भागीदार भी तो नहीं होते। इस दुनिया में जन्म लेना किसी जीव के हाथों में है। आप ही तो कहते हैं कि जीवन मरण सब विधि के हाथों होता है। ये इंसान के वश की बात नहीं, तो फिर यह मासूम किस दिशा में पापी हुए? इस संसार में आना तो उनका दोष नहीं है। अब नीति की बातें तुम मुझे सिखाओगे? आलोकनाथ जी ने माथे पर बल डालकर सवाल किया। माना वे बच्चे निष्पाप हैं, पर उनके वंश और कुल के बारे में तुम क्या जानते हो? जवानी में जब बच्चे के खून का रंग सिर चढ़कर बोलेगा, तब क्या करोगे? खून में बसे गुणसूत्र क्या अपना असर नहीं दिखाएंगे? बच्चे का अनाथ आश्रम में पहुंचना ही उनके माँ बाप की अनैतिक करतूतों का सबूत है। ऐसी औलाद से तुम किस भविष्य की कामना कर रहे हो? पिताजी, आपका डर व संदेह जायज है, पर बच्चे के व्यक्तित्व निर्माण में केवल खून के गुण ही नहीं बल्कि पारिवारिक संस्कार ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। आलोकनाथ जी को समझाने का भरसक प्रयास कर रहा था राजीव, और बगल में खामोश बैठी निरंजना निराशा के गर्त में डूबती जा रही थी। निरंजना को संतान होने के बारे में डॉक्टरों को उम्मीद थी कि वो आधुनिक तकनीक से बच्चा प्राप्त कर सकती है, और राजीव काफ़ी सोच विचार के बाद इस नतीजे पर पहुंचा था कि लाखों रुपए क्या केवल इसलिए खर्च किया जाए कि हम अपने जने बच्चों के माँ बाप कहला सकें? ये तो केवल आत्मसंतुष्टि तक सोचने वाली बात होगी। इससे बेहतर है कि किसी अनाथ बच्चे को अपना कर ये फैसला उसके भविष्य पर लगा दे। इससे माँ बाप बनने का गौरव भी प्राप्त होगा व रुपए का सार्थक प्रयोग भी होगा। निरंजना, बस ज़रूरत केवल बच्चे को पूरे मन से अपनाने की है। फ़र्क वास्तव में खून का नहीं बल्कि अपनी नज़रों का होता है। राजीव ने जिस दिन ये कहकर निरंजना को अपने मन के भाव से परिचित कराया था, वो बेहद खुश हुई थी, और खुशी के मारे उसकी आंखों से आंसू बह निकले थे। पर अगले ही क्षण माँ और पिताजी का ख्याल आते ही वह चुप हो गई थी। राजीव का अनाथ आश्रम से बच्चा गोद लेने का फैसला उसे बार बार आशंकित कर रहा था, क्योंकि माँ पिताजी की सहमति की उसे उम्मीद नहीं थी, और उन्हें नाराज़ करके वह कोई कार्य करना नहीं चाहती थी। निरंजना ने राजीव से कहा था, पिताजी से पहले सलाह कर लो, उसके बाद ही हम इस कार्य को करेंगे। लेकिन राजीव नहीं माना और कहने लगा, अभी तक तो अनाथ आश्रम की कई औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। अभी से बात क्यों छेड़ी जाए? सही समय आने पर माँ पिताजी को बता देंगे। राजीव और निरंजना ने आखिर अनाथालय जाकर बच्चे के लिए आवेदन पत्र भर दिया था। लगभग
3 महीने के बाद आज राजीव ने शाम को दफ्तर से लौटकर निरंजना को ये खुशखबरी दी कि अनाथ आश्रम से बच्चे के मिलने की पूर्ण सहमति प्राप्त हो चुकी है। अब कभी भी जाकर हम अपना बच्चा अपने साथ घर ला सकते हैं। भाव विभोर निरंजना की आंखें मारे खुशी के बार बार डबडबाती और वो आंचल से उन्हें पोंछ लेती। उसे लगा कि लंबे इंतजार के बाद उसके ममता की धारा में एक नन्ही जान की नौका प्रवाहित हुई है, जिसे तूफान के हर थपेड़े से बचाकर पार लगाएगी। उस नन्ही जान को अपने स्नेह और वात्सल्य की छाँव में सहेजेगी, संवारेगी। राजीव की धड़कनें भी तो यही कह रही है कि इस सुकोमल कोमल को फूलने फलने में वह तनी भी कमी नहीं आने देगा। आने वाली सुखद घड़ी की कल्पना में खोए राजीव व निरंजना ने सुनहरे सपनों के अनेक ताने बाने बुन लिए थे। आज पिताजी के हाथ से एक तार खींचते ही वह सपनों का ताना बाना कितना उलझ गया। निरंजना अनिश्चितता के भंवर में उलझी यही सोच रही थी कि माँ जी को मुझसे कितना स्नेह है। क्या वह नहीं समझ सकती मेरे हृदय की पीड़ा? आज पिताजी की बातों पर माँ का इस तरह से चुप्पी साधे रहना निरंजना के दिल को तीर की तरह चुभ रहा था। राजीव लगातार पिताजी से जिरह कर रहा था। पिताजी, क्या आप भूल गए जब मैं बचपन में निमोनिया होने से बहुत बीमार पड़ा था और मेरी जान पर बनाई थी? डॉक्टर ने तुरंत खून चढ़ाने के लिए कहा था, पर मेरा खून ना आपके खून से मेल खा रहा था ना माँ से। ऐसे में मुझे बचाने के लिए आपको ब्लड बैंक से खून लेना पड़ा था। ये सब आपने ही तो मुझे बताया था। यदि आप तब भी अपनी इस जाति वंश की जिद पर अड़ जाते तो मुझे खो देते ना। शायद मेरे प्रति आपके पुत्रवत प्रेम ने आपको तब तर्क वितर्क का मौका ही नहीं दिया होगा। तभी तो आपने हर शर्त पर मुझे बचा लिया। राजीव, जिरह करना और बात है और हकीकत की कठोर धरातल पर कदम जमाकर चलना और बात। ज़्यादा दूर की बात नहीं, केवल 4 घर पार की ही बात है, जिसे तुम भी जानते हो। मिश्रा साहब का क्या हश्र हुआ। बेटा लिया था ना गोद, पाला पोसा बड़ा किया और 22 साल बाद बेटे को अपने असली माँ बाप पर प्यार उमड़ आया तो चला गया ना। बेचारा मिश्रा, वो तो कहीं का नहीं रहा। राजीव बीच में ही बोल पड़ा, पिताजी, हम सब यही तो गलती करते हैं। गोद ही लेना है तो उन्हें क्यों ना लिया जाए जिनके सिर पर माँ बाप का साया नहीं है। कुल वंश जाति बिरादरी के चक्कर में हम इतने संकुचित हो जाते हैं कि अपने सीमित दायरे में ही सब कुछ पा लेना चाहते हैं। संसार में ऐसे बहुत कम त्यागी हैं जो कुछ देकर भूल जाए। अक्सर लोग कुछ देने पर कुछ प्रतिदान पा लेने की अपेक्षाएं भी मन में पाल लेते हैं, फिर चाहे उपहार की बात हो या दान की। और फिर बच्चा तो बहुत बड़ी बात होती है। कोई किसी को अपना जन्मा बच्चा दे दे और भूल जाए, ऐसा संभव ही नहीं है। माना अनाथ आश्रम में पल रहे बच्चों के कुल व जात का हमें पता नहीं, पर सबसे पहले तो हम इंसान हैं ना पिताजी। ये बात तो आप ही ने हमें बचपन में सिखाई थी कि इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं है। अब आप जैसी सोच के लोग ही अपनी बात भुला बैठेंगे, तब इस समाज का क्या होगा। आज मैं अमेरिका की आकर्षक नौकरी और वहाँ की लक-तक करती ज़िंदगी छोड़कर यहाँ आपके पास रहना चाहता हूँ और आप दोनों की सेवा करना चाहता हूँ। तो ये क्या केवल मेरे रक्त के गुण हैं? नहीं पिताजी, ये तो आपकी सीख और संस्कार है। मैंने बचपन में आपको व माँ जी को जो करते देखा है, वही आत्मसात किया है। आपने दादा दादी की अंतिम क्षणों तक सेवा की है। आपके सेवा भाव स्वतः मेरे अंदर रच बस गए। इसमें खून की कोई भूमिका नहीं है और ऐसे उदाहरणों की क्या कमी है जहाँ अटूट रक्त संबंधों में पनपी कड़वाहट आखिर में इतनी विषाक्त हो गई है कि भाई भाई की जान के दुश्मन बन गए। देखो, मुझे तुम्हारे तर्कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, आलोकनाथ जी बोले। मैंने एक बार जो कह दिया सो कह दिया, बेवजह बहस से क्या फ़ायदा। और हाँ, एक बात और कान खोलकर सुन लो।
यदि तुम्हें अपनी अमेरिका की नौकरी पर लात मारने का अफसोस है तो आज भी तुम जा सकते हो। मैंने तुम्हें ना तब रोका था और ना अब रोक रहा हूँ, समझे? पर अपने इस त्याग के एहसान को भुनाने की फिराक में हो तो तुम बहुत बड़ी भूल कर रहे हो। इतना कहकर आलोक जी अपनी धोती संभालते हुए तेज कदमों से अपने कमरे में चले गए। माँ जी भी चुपचाप आदर्श भारतीय पत्नी की तरह मुंह पर ताला लगाए पिताजी के पीछे पीछे कमरे में चली गई। थके हार राजीव व निरंजना अपने कमरे में बिस्तर पर निढाल पड़ गए। अब क्या होगा? निरंजना ने चिंतित स्वर में पूछा। होगा क्या, जो तय है वही होगा। सुबह हमें अपने बच्चे को लेने जाना है और मैं नहीं चाहता कि इस तरह दुखी और उदास मन से हम उसे लेने जाए। अपने निश्चय पर अटल राजीव ने कहा। पर माँ पिताजी की इच्छा के खिलाफ हम बच्चे को घर लाएंगे तो क्या उनकी उपेक्षा बच्चे को प्रभावित नहीं करेगी? कल को जब वह बड़ा व समझदार होगा तब क्या घर का माहौल सामान्य रह पाएगा? अपने मन में उठ रही इन आशंकाओं को निरंजना ने राजीव के सामने रखा तो वह बोला, सुनो, हमें जो कल करना है फिलहाल तुम केवल उसके बारे में ही सोचो। सुबह निरंजना की आंख जल्दी खुल गई और चाय बनाने के बाद ट्रे में रखकर माँ पिताजी को देने के लिए बाहर लॉन में गई। मगर दोनों ही वहाँ रोज की तरह बैठे नहीं मिले। खाली कुर्सियाँ देख निरंजना ने सोचा शायद कल रात की बहसबाजी के बाद माँ और पिताजी आज सैर पर ना गए हों। लेकिन उनका कमरा भी खाली था। हो सकता है आज लंबी सैर पर निकल गए हों, तभी देर हो गई। मन में ही सोचते हुए निरंजना नहाने चली गई। घंटे भर में दोनों तैयार हो गए, पर अब तक माँ पिताजी का पता नहीं था। राजीव और निरंजना दोनों परेशान थे कि आखिर वे बिना बताए गए तो कहाँ गए। सहसा निरंजना को माँ जी की बात याद आई। पिछले ही महीने मोहल्ले में एक बच्चे के जन्मदिन के समय अपनी हम उम्र महिलाओं के बीच माँ जी ने हंसी में ही सही पर कहा ज़रूर था कि जिस दिन हमारा इस सांसारिक जीवन से जी उचट जाएगा तो उसी दिन हम दोनों ही किसी छोटे शहर में चले जाएंगे और वहीं बुढ़ापा काट देंगे। सशंकित निरंजना ने राजीव को यह बात बताई तो वह बोला, नहीं नहीं निरंजना, पिताजी को मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। वे मुझ पर क्रोधित हो सकते हैं पर इतने गैर जिम्मेदार कभी नहीं हो सकते कि बिना बताए कहीं चले जाए। हो सकता है सैर पर कोई परिचित मिल गया हो तो बैठ गए होंगे वहीं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, चलो हम चलते हैं। दोनों कार में बैठकर नन्हे मेहमान को लेने चल दिए। रास्ते भर निरंजना का मन बच्चा और माँ पिताजी के बीच में उलझा रहा। लेकिन राजीव के चेहरे पर कोई तनाव नहीं था। उत्साह और उमंग से भरपूर राजीव के होठों पर सीटी की गुनगुनाहट ही बता रही थी कि उसे अपने फैसले पर जरा भी अफसोस नहीं है। निरंजना का उतरा हुआ चेहरा देखकर वह बोला, क्या निरंजना, मुंह लटकाए बैठी हो, चलो मुस्कुराओ। तुम हंसोगी तभी तो तुम्हें देखकर हमारा नन्हा मेहमान भी हंसना सीखेगा। नन्ही जान को आंचल में छिपाए निरंजना व राजीव दोनों ही कार से उतरे। घर का मुख्य दरवाज़ा बंद था पर बाहर ताला ना देख वे समझ गए कि माँ और पिताजी घर के अंदर हैं। राजीव ने ही दरवाजे की घंटी बजाई तो इसी के साथ निरंजना की धड़कनें भी तेज हो गई थी। नन्ही जान को सीने से लगाए और राजीव को ढाल बनाकर उसके पीछे हो गई। दरवाज़ा खुला तो सामने माँ जी और पिताजी खड़े थे। पूरा घर रंग बिरंगी पताकों, गुब्बारों तथा फूलों से सजा हुआ था। ये सब कुछ देखकर राजीव और निरंजना दोनों हैरान रह गए। आओ बहू, अंदर आओ, रुक क्यों गई? कहते हुए माँ जी ने बड़े प्यार से नन्हे मेहमान को तिलक लगाया। पिताजी ने आगे बढ़कर बच्चे को गोद में लिया। अब तो दादा दादी का बुढ़ापा इस नन्हे सांवले सलोने बाल कृष्ण की बाल लीलाओं को देख देख कर सुकून से कटेगा। क्यों सुमित्रा? कहते हुए पिताजी ने बच्चे के माथे पर वात्सल्य चिन्ह अंकित कर दिया। पिताजी के मुंह से बाल कृष्ण सब सुनते ही राजीव और निरंजना ने एक दूसरे को सवालिया नजरों से देखा और अगले ही पल निरंजना ने आगे बढ़कर कहा, लेकिन पिताजी, ये बेटा नहीं बेटी है। तो क्या हुआ? कृष्ण ना सही?
राधा ही सही, बच्चे तो प्रसाद की तरह हैं। फिर प्रसाद चाहे लड्डू के रूप में मिले या चाहे पेड़े के, होगा तो मीठा ही ना। और इसी के साथ एक जोरदार ठहाका आलोकनाथ जी ने लगाया। राजीव अब भी आश्चर्यचकित सा पिताजी के इस बदलाव के बारे में सोच रहा था कि तभी वह बोले, क्यों बेटा, क्या सोच रहे हो? यही ना कि कल राह का रोड़ा बने पिताजी आज अचानक गाड़ी का पेट्रोल कैसे बन गए? हाँ पिताजी, सोच तो मैं यही रहा हूँ, राजीव ने हंसते हुए कहा। बेटा, सच कहूँ तो आज मैंने बहुत बड़ी जीत हासिल की। मुझे तुझ पर गर्व है। यदि आज तुम अपने निश्चय से हिल जाते तो मैं टूट जाता। मैं तुम्हारे फैसले की दृढ़ता को परखना चाहता था और ठोक पीट कर उसकी अटलता को निश्चित करना चाहता था, क्योंकि ऐसे फैसले लेने वालों को सामाजिक जीवन में कई अग्नि परीक्षाएं देनी पड़ती है। समाज में तो हर प्रकार के लोग होते हैं ना। यदि 4 लोग तुम्हारे कार्य को सराहेंगे तो 10 लोग टांग खींचने वाले भी मिलेंगे। तुम्हारे फैसले की तनिक भी कमजोरी भविष्य में तुम्हें पछतावे के दलदल में पटक सकती थी, और तुम्हारे कदमों का डगमगाना केवल तुम्हारे लिए ही नहीं बल्कि आने वाली नन्ही जान के लिए भी नुकसानदेह साबित हो सकता था। बस केवल इसीलिए मैं तुम्हें परख रहा था। देखा निरंजना, मैंने कहा था ना तुमसे कि पिताजी ऐसे तो नहीं हैं। मेरा विश्वास गलत नहीं था, राजीव ने कहा। बेटा, तुम लोगों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। वो तो मैं तुम्हारे पिताजी के कहने पर चुप्पी साधे बैठी रही। इन्हें परीक्षा जो लेनी थी तुम्हारी, मैं समझ सकती हूँ कि कल रात तुम लोगों ने किस तरह काटी होगी। इतना कहकर सुमित्रा जी ने पास बैठी निरंजना को अपनी बाहों में भर लिया। वो तो ठीक है माँ जी, पर ये तो बताइए कि सुबह आप लोग कहाँ चले गए थे? मैं तो डर रही थी कि कहीं आप लोग किसी दूसरे शहर में तो नहीं चले गए। अरे पगली, हम दोनों तो राधिका के स्वागत की तैयारी करने लगे थे। निरंजना की बातों को बीच में काटते हुए सुमित्रा बोली, और अब तो हमारे चारों धाम यही है, राधिका के आसपास। सचमुच राधिका की किलकारियों में चारों धाम सिमट आए थे, जिसकी धुन में पूरा परिवार मगन हो गया था। तो दोस्तों, ये कहानी यहाँ पर समाप्त होती है। आशा करती हूँ दोनों कहानियाँ आपको पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर करें। दोस्तों, ऐसी ढेरों पारिवारिक और शिक्षाप्रद कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।